तो साउंड में हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या है पहले मैं बता देता हूँ। रेजोनेंस एक ऐसी सिचुएशन है, रेजोनेंस क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है कि हमने किसी इलास्टिक या किसी स्प्रिंग को या किसी इलास्टिक को हमने फोर्स लगाया और इतना फोर्स लगाया कि उसकी जो अपनी फ्रिक्वेंसी थी, हर एक मटेरियल की अपनी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे स्प्रिंग होगी उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, और रबड़ होगा उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। तो हमने इस हिसाब से फोर्स लगाया, इतना प्लग किया उसे कि हमारे फोर्स से जो उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी थी वो मैच कर गई। नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी थी क्या कर गई, मैच कर गई। तो मैं क्या बता रहा था, मैं रेजोनेंस का मतलब बता रहा था कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हमने फोर्स लगाया और इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच अगर कर गई तो वहाँ पर एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। तो रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा मतलब उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत ही हाई लेवल होने लगेगा, हाई एम्पलीट्यूड होने लगेगा। ठीक है, जैसे ये ए है, अगर मैंने ए को ऐसे खींचा और इस हिसाब से खींचा कि इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी और मैंने जितना फोर्स लगाया वो मैच कर गया। अगर मैं बहुत ज़्यादा लगा दूँ तो भी दिक्कत है, अगर मैं बहुत कम खींचूँ तो भी दिक्कत है। तो मैंने उतना खींचा कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गया, ठीक है। तब क्या होगा, इसके अंदर एक रेजोनेंस क्रिएट होगा। तो रेजोनेंस क्रिएट होगा मतलब हाई एम्पलीट्यूड हाई वाइब्रेशन, हाई एम्पलीट्यूड हाई वाइब्रेशन, या फिर पहले हम बोलेंगे हाई वाइब्रेशन। पहले हम क्या बोलेंगे, हाई वाइब्रेशन होने लगेंगे। जब हाई वाइब्रेशन होगा तो क्या होने लगेगा, हाई एम्पलीट्यूड होने लगेगा। हाई एम्पलीट्यूड का मतलब जोर जोर से आवाज़ आने लगेगी। हाई एम्पलीट्यूड का मतलब ही क्या है, जोर जोर से आवाज़ आने लगेगी, ठीक है ना। तो ये है रेजोनेंस का मतलब। अब रेजोनेंस बेसिकली आपको ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है। रेजोनेंस का मतलब मैंने बता दिया कि आपको इतना फोर्स, कुछ ऐसा फोर्स आपने क्रिएट कर दिया कि नेचुरल उसकी अपने मटेरियल की जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी वो मैच करा दिया तुमने। तो हाई एम्पलीट्यूड होने लगेगा, हाई वाइब्रेशन होने लगेगा, ठीक है, समझ गए। अब आपको बेसिकली 3 टाइप के ग्राफ में आता है और रीजनिंग तो कोई भी आ सकती है। 3 टाइप के ग्राफ में, जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ हमने स्प्रिंग में हैंग किया हुआ ABCD। मैंने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे हिलाया तो ये ऊपर नीचे जंप करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो पहले तो जिसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी या जिसकी लेंथ बराबर है, यहाँ पर A और D क्या है, लेंथ बराबर है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। और इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमने मैच करा दिया तो इनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई एम्पलीट्यूड हो जाएगा, समझ गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे फोक वाला भी था कि हमने एक फोक में क्या किया है कि आइडेंटिकल फोक लिए हमने। कौन से लिए, आइडेंटिकल फोक लिए, ठीक है। और एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स खाली बॉक्स है, खाली हवा है इसके अंदर, ये भी बॉक्स है, खाली हवा है इसके अंदर, जिससे कि फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा आ जाए, इसीलिए एक बॉक्स में हमने ले लिया ना। बॉक्स में देखो ऐसे ग्लास में आवाज़ करो, किसी आवाज़ आती ज़ोर से, वैसे समझो आप। तो हमने क्या किया, इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी इस फोक की 10 हर्ट्ज़ की थी और ये आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम जैसे हैं, सेम मटेरियल के, सेम पूरे इसके डायमेंशन है, आइडेंटिकल बोलते हैं उस वर्ड को, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फोक है। तो अगर मैंने यहाँ पर इतना फोर्स लगाया कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़ के बराबर, यानी कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमने मैच करा दी। इतना फोर्स लगाया कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसे मिल गई, इतना फोर्स लगाया कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलेंगे या फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं फ्री, ठीक है। मतलब पहले हमने फोर्स लगाया, बाद में उसने नेचुरल अटेम्प्ट किया। अगर हमने फोर्स लगाया है और नेचुरल उसे मिल गया, इतना फोर्स लगाया कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर गई, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी और डेफिनेटली इसके अंदर रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। और रेजोनेंस क्रिएट होने का मतलब ही क्या होता है कि हाई वाइब्रेशन, इतना हाई होगा कि दूसरे वाले पास जाके, इधर एयर से, एयर है बीच में क्या है, ये एयर, तो यहाँ पे बॉक्स नुमा है तो बड़ा एक फोर्स आएगा ना, एक बॉक्स पैक किया हुआ था ना, इधर उधर भाग नहीं पाया, इसी बॉक्स में पूरा फ्रिक्वेंसी रह गई, वाइब्रेशन रह गया। इसी बॉक्स ने आगे जाके फोर्स मारा, पुश किया हवा को, एयर कॉलम को, और इस वाले बॉक्स में पुश किया तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, वाइब्रेशन होने लगेगा। सोचो, हमने तो इसको टच करके हिलाया था, हिलने ये लगा, क्यों, इन दोनों में रेजोनेंस क्रिएट हो गया। क्यों, हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच करा दी, हमने ना बहुत ज़ोर से पुश किया ना बहुत ही कम, इतना किया कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर गई इसकी, समझ में आ गया।
ठीक इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट बेस में होता है कि एक पाइप है, पाइप नीचे से ओपन है और पानी पहले यहाँ तक भरा था, पहले पानी सिचुएशन यहाँ तक भरी थी, उसके ऊपर एयर कॉलम था, बाद में धीरे धीरे पानी नीचे लीक हो रहा है। क्या हो रहा है? लीकेज, लीक हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, ये याद रखना। ठीक है, एक पॉइंट में पानी कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। एक पॉइंट में आके पानी यहाँ पहुँच गया। ठीक है, लीक हो रहा था, पानी यहाँ पहुँच जाएगा। तो हुआ क्या, जब पानी ऊपर तक भरा था, हम एक फोक लेकर आए, इसको वाइब्रेशन देने के लिए। फोक क्यों लेकर आए? क्योंकि एयर कॉलम से वाइब्रेशन जाएगा, इसमें हम वाइब्रेट करेंगे या इसको हम फ्रीक्वेंसी देंगे तो एयर कॉलम आगे जाके फ्रीक्वेंसी पास आउट करेगा। ठीक है, तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी दी तो क्या हुआ, आगे इसने एयर कॉलम, यहाँ पे जो एयर कॉलम है, इसने इसको भी आगे वाइब्रेशन पहुँचाया। लेकिन एयर कॉलम कितना था पहले? पहले एयर कॉलम था सिर्फ इतना सा। ठीक है, अभी मैंने पानी लीकेज स्टार्ट किया है, तो शुरुआत में तो इतना एयर कॉलम था, शुरुआत में तो एयर कॉलम इतना था। ठीक है ना, लेकिन पानी नीचे लीकेज हो रहा था, मैं ऊपर मेरा वाइब्रेशन चालू है, 400 हर्ट्ज का वाइब्रेशन चालू है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि धीरे 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 एयर कॉलम बढ़ता गया। क्यों एयर कॉलम बढ़ता गया? नीचे से पानी लीक हो रहा था। एयर कॉलम क्यों बढ़ता गया? नीचे से पानी लीक हो रहा था। तो एयर कॉलम बढ़ता गया, मतलब ये जो इसको वाइब्रेशन के लिए जो लेंथ चाहिए थी, वाइब्रेशन के लिए उसे जो डिस्टेंस चाहिए था, गैप चाहिए था, वो गैप बढ़ता चला गया। वो गैप क्या होता गया? बढ़ता चला गया। और हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/L। फ्रीक्वेंसी और लेंथ में क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। एल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, ये मैंने फॉर्मूला देखो लिखा हुआ भी है। ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो, पेंडुलम के हिसाब से अगर हम टाइम पीरियड देखें कि इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि जैसे पेंडुलम है, तो जैसे मैंने पेंडुलम को मैंने ऐसे धक्का दिया, या फिर यहाँ से पेंडुलम को पकड़ लो वैक्यूम में, यहाँ से मैंने छोड़ा, तो इसका चक्कर कब पूरा होगा? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके वापस आ जाएगा, या फिर ऐसे पकड़ लो, ऐसे जाएगा, देख लो, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, वापस इधर आएगा। यहाँ से पकड़ा, एक देखो, सुन लो फिर से, 1 2 3 4, तो ये वापस कितनी देर में आ रहा है? इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो 2 पाई इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ये समझ में आ गया कि टाइम का L से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यही पेंडुलम देखो, एक पेंडुलम हमारा इतनी लेंथ है और एक पेंडुलम की मेरी इतनी लेंथ है, तो किसका टाइम पीरियड ज़्यादा? भाई किसका टाइम पीरियड? कौन बहुत देर में वापस आएगा? बड़ा वाला, इसकी लेंथ ज़्यादा, टाइम पीरियड ज़्यादा। हाँ, और टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या मालूम है? अपोजिट। अगर टाइम पीरियड को हम ये कह रहे हैं कितने सेकंड में आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी कहेंगे 1 सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर कितनी देर में, है ना। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर कितने सेकंड में। हिंदी में लिख दे रहे, एक चक्कर कितने सेकेंड्स में, ये तो होता है टाइम पीरियड का मतलब। सर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फिर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने चक्कर, राइट? हाँ, ये बात सच है। एक सेकंड में कितने चक्कर, ठीक है ना। अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। इसीलिए F इज इक्वल टू होता है 1/T या T इज इक्वल टू 1/F, दोनों का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मैंने T को कर दिया 1/T। क्यों किया 1/T? जिससे कि हम इज इक्वल टू F लिख सकें। तो T को मैंने क्या लिखा? 1/T। T को रेसिप्रोकल किया, तो T के इक्वेशन को भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो T इज इक्वल टू, अगर मैंने 1/T किया तो यहाँ पर भी अपोजिट कर दो, 1/2 पाई इन ब्रैकेट G/L, G ग्रेविटी, ओके, G/L। तो यही क्या फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर टाइम का फॉर्मूला तुम्हें याद है, तुमने याद किया 2 पाई अंडर LG, इसी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई इन ब्रैकेट G/L। तो यहाँ से पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी का और लेंथ से कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना। कुल मिला के रेजोनेंस कहाँ क्रिएट होगा? जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, ये ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए? मैच कर जाए, या फिर यहाँ भी से लेंथ एक है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होगा। लेंथ क्या है? दोनों एक है, ठीक है ना। ये सेम इससे वाइब्रेट होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी से।
ठीक है, क्योंकि हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा मालूम है, हमने ए की नेचुरल फ्रिक्वेंसी दी है, ठीक है ना, ए की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी हमने वो फ्रिक्वेंसी से इसको वाइब्रेट कराया, और जो सेम लेंथ है डी की भी, तो ये भी सेम फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी की लेंथ भी सेम है, साथ में ए और बी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी सेम है। कौन सा समझा, लेंथ भी सेम और इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी ए और बी की सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सी और डी अलग ही मटेरियल के हुए हैं, ये भी सेम है, ठीक है ना, ये भी सेम है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये, सी टेक 4 पेंडुलम ए बी सी डी, सस्पेंड देम फ्रॉम द सेम इलास्टिक सपोर्ट, से दैट फ्रॉम पीस ऑफ स्ट्रेच रबर स्टिक पी को शोन दिस इज बी, ठीक है, सेम लेंथ। देखो ए एंड बी आर द पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ, सो देयर नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज सेम, ठीक है ना, उनकी लेंथ सेम है इसलिए उनकी फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी सेम है। मान भी लिया कि चारों अगर सेम मटेरियल के हैं, मान भी लिया चारों सेम मटेरियल के हैं, लेकिन दो चारों की लेंथ सेम नहीं है इसलिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम नहीं मिलेगी, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहाँ पर सेम मिलेगी, ए एंड बी में। तो होगा क्या, अब तुमने वाइब्रेट तो ए को किया, वाइब्रेट तुमने किसको किया, वाइब्रेट तुमने किसको किया, ए को किया, तो बाकी क्यों होंगे, है ना, सवाल तो ये था। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ए में हाई एम्पलीट्यूड रहेगा, धीरे धीरे तुम जब ऑब्जर्व करोगे ना, बी भी धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेगा। एक पॉइंट आएगा शुरुआत में क्या रहेगा, ए बहुत ज़्यादा बी बहुत कम, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ए कम होता जाएगा बी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपनी जितनी भी एनर्जी है ये वाइब्रेशन के थ्रू बी को ट्रांसफर हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा सेकंड टाइम में कि ये ज़्यादा हो जाएगा, बी वाला ज़्यादा हो जाएगा, ए वाला बी को क्या कर देगा, एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, तो ये था रेजोनेंस की कहानी, और रेजोनेंस के रीजनिंग भी आती है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, रेजोनेंट वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम जो बताया अभी, रेजोनेंट मशीन पार्ट में बहुत सारे रेजोनेंस होते हैं जहाँ पर कोशिश की जाती है। देखो व्हेन व्हीकल इज राउंड द पिस्टन ऑफ द इंजन मेक्स टू एंड फ्रो, कीबोर्ड से साइड में कीबोर्ड एंड फ्रो मोशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, पिस्टन आगे पीछे होगा ना, तो इट्स जस्ट पॉसिबल दैट द सर्टेन स्पीड ऑफ द व्हीकल सम पार्ट्स ऑफ फ्रेम ऑफ द व्हीकल मे हैव नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इक्वल टू द frequency of to and fro movement of the piston. At this particular speed of the vehicle, the particular part of frame start vibrating due to resonance and the rattling sound is heard. अक्सर कभी कभी क्या होता है, गाड़ी में बहुत तेज़ ऐसी आवाज़ आने लगती है। तो तेज़ आवाज़ क्यों आने लगती है कि बहुत सारे पार्ट गाड़ी में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा होना पॉसिबल होता है जहाँ पर गाड़ी के दो पार्ट आपस में क्या कर गए, नेचुरल उनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। कभी एक ऐसा टाइम आया, भाई कोई अलग स्पीड से मूव कर रहा है, कोई पार्ट अलग स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हो सकता कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पर गाड़ी के दो या दो से ज़्यादा पार्ट आपस में उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, तो वहाँ पर आवाज़ ज़ोर से आने लगती है। देखो रैटलिंग, खड़खड़ाने की आवाज़, ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, मतलब वहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। फिर बाद में रेजोनेंस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड साउंड बॉक्स में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सोनोमीटर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यही यूज़ करते हैं हम लोग, एक हॉलो टाइप का बॉक्स बनाते हैं, या गिटार में देखो कि हॉलो रहता है, गिटार में एक हॉलो बॉक्स रहता है, एयर कॉलम मिलेगा तो आवाज़ भी ज़ोर से आएगी। हाँ, एयर कॉलम ट्यूनिंग फोक मैंने बता दिया अभी यहाँ पे एग्जांपल से, ठीक है। फिर रेजोनेंस इन ए ब्रिज वाला होता है कि जो ट्रूप होते हैं, पूरी जो ये होती है आर्मी या नेवी की, परेड करते हैं ना, तो ब्रिज के ऊपर जब परेड करेंगे तब उन्हें ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि वो जब परेड कर रहे हैं, एक बार में पैर मार रहे हैं, यू नो, सावधान विश्राम जो भी है बोलते हैं ना, अप डाउन पैर करते हैं, जो जोर जोर से पैर को मारते हैं ना ज़मीन पे, उनके चलने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ना, उनका परेड करने का। तो अगर वो ब्रिज के ऊपर गए, तो ब्रिज के ऊपर जब जाते हैं, अगर वो वैसे ही करेंगे, एक साथ सबने सेम फ्रिक्वेंसी से चलना शुरू किया, सेम टाइम पे आवाज़ आई, सेम टाइम पे पैर को नीचे रखा ज़मीन पे, पुश किया, तो वहाँ पर क्या होगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच होने का डर रहता है, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी तो ब्रिज के ऊपर ही, क्यों ब्रिज के ऊपर, इसलिए कि ब्रिज के नीचे एयर कॉलम है, वाइब्रेशन चाहिए ना, एयर कॉलम नीचे है, तो आवाज़ से, वाइब्रेशन से एयर कॉलम में रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जितने आर्मी है,
सैकड़ों हैं उसमें और एक साथ जंप कर रहे हैं या पैर अप डाउन कर रहे हैं, तो आवाज़ या उनकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है। अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच करके मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो गया। रेजोनेंस क्रिएट हो गया मतलब हाई एम्पलीट्यूड, याद रखो रेजोनेंस क्रिएट होना मतलब हाई एम्पलीट्यूड, ये दिलो दिमाग में रखना है हमेशा। तो वहाँ पर ब्रिज का कोलैप्स, सोचो इतना ज़्यादा पावर होता है उस एम्पलीट्यूड में कि ब्रिज इतना वाइब्रेशन हो जाएगा एयर में कि ब्रिज कोलैप्स होने का डर होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, परेड है ना सिस्टमेटिक या उस पैटर्न से नहीं कराया जाता है, परेड को आगे पीछे करके कराया जाता है जिससे कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच ना होने पाए, है ना। एक साथ सबका पैर ज़मीन में रखना, एक साथ उठाना, वैसे नहीं करते हैं ब्रिज में। रेजोनेंस इन द रेडियो एंड टीवी रिसीवर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो एफएम सुनते हैं ना, अगर रेजोनेंस मैच करता है तब जाके एफएम अच्छी आवाज़ क्लियर आती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हम मैच कराते हैं। जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो हमारी आवाज़ क्लियर आने लगती है, देखो ज़ोर से आवाज़, वरना खड़खड़ाएगा। फिर हम लोग ऐसे नॉब से मैच कराते हैं। ये तो अभी खैर नहीं है, मतलब 10-15 साल पहले, जो 20 साल पहले रेडियोस थे, तो एफएम को ऐसे से नॉब को मैच कराना होता था फ्रिक्वेंसी में 98.3, 95.4 है ना, वो ऐसे मैच, वो उस स्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच कराना पड़ता है जिससे कि रेजोनेंस क्रिएट हो। जब रेजोनेंस क्रिएट होगा तो अच्छा एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्लियर फ्रिक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रेजोनेंस का पक्का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड में, ये है एक स्ट्रिंग बनी हुई और हम क्या कर रहे थे, प्लग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं। ये एक स्ट्रिंग है, समझो लेंथ एल है, समझो लेंथ एल है। ये ऊपर नीचे कब होगी, जब हम उसको प्लग करेंगे कहाँ पर, बीच में। प्लग यहाँ करेंगे, अरे भाई समझ गया ना, एक इलास्टिक लिया, ऐसे इलास्टिक खींचा और हमने ऐसे पकड़ के किया, प्लग किया, तो ये ऐसे तो ऊपर नीचे होने लगी कि नहीं होने लगेगी, कॉमन सेंस है कि नहीं है ना। तो यानी कि हमने प्लग कहाँ पर किया, अगर पूरी लेंथ एल है तो हमने प्लग किया L/2 में, पूरी लेंथ के आधे में। हमने कहाँ प्लग किया, L/2 में प्लग किया। समझ गए, हमने कहाँ प्लग किया, L/2 में। मान लो कि ये वेवलेंथ लैम्डा है, मान लो कि वेवलेंथ की लंबाई कितनी है, लैम्डा मान लो है, और फ्रिक्वेंसी कितना मान लें, F पहले वाली L/2 में। यानी जब L/2 हम करेंगे प्लग, L पूरी लेंथ है और आधे में, इसे 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर प्लग किया, तो हमें लैम्डा कितना मिलेगा, इसका लैम्डा फ्रिक्वेंसी कितनी मिलेगी, F मिलेगी। ओके, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कंपेरिजन में ही आते हैं। फिर दूसरा देखो, दूसरी बार हमने क्या खेल किया, दूसरी बार खेल के हमने प्लग किया L/4 में। टोटल कितना था, टोटल मान लो अच्छा 12 सेंटीमीटर, टोटल कितना मान लें, 12 सेंटीमीटर मान लें पूरी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस पर किया होगा, 6 सेंटीमीटर में किया होगा प्लग। ठीक है, चलो लैम्डा वेवलेंथ कितनी आ गई, लैम्डा फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, F आ गई, पहला वाला केस ले जाओ। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर बीच में नहीं कर रहे हैं। देखो ऊपर टॉप कहाँ है, टॉप बिल्कुल ये, या तो ये ले लो, समझो पूरी एल है। प्लग हमने ऐसे किया तो एल का चौथे पार्ट में किया, आधा पार्ट ये हुआ, आधे से आधा, ये देखिए एल है, आधा ये हुआ। हमने प्लग यहाँ कहाँ किया, यहाँ किया हो तो ये दबा क्यों रहता, उठा रही था ना, प्लग करने मतलब ऐसे उठाना, ऐसे खींचना, मतलब यहाँ पर प्लग किया या तो यहाँ पर किया, कोई भी एक मान लो, ये मैंने किया तो आधा, फिर आधे का आधा, मतलब L/4 में प्लग किया। हमने क्या कर दिया, L/4 में टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर थी, अगर टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर थी तो हमने 3 सेंटीमीटर में किया, 12 का आधा 6 का आधा 3 सेंटीमीटर में प्लग किया। क्या किया, प्लग किया, मतलब L/4 में किया, है ना। देखो ये पूरी लेंथ, फिर ये आधी की आधी, L/4 में प्लग किया। जब हम L/4 में प्लग कर रहे हैं, पहले लैम्डा मुझे इतना मिल रहा था, अब मुझे लैम्डा कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यानी अगर इसको हम लैम्डा मान रहे हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा लैम्डा, इसके कंपेयर में λ/2 आधा हो गया ना। अरे भाई पहले इतना था, पहले कितना था, इतना था, अब कितना रह गया पीस, इतना पीस रह गया, इतने तक 2 बन गए, मतलब रह तो इतना पीस गया ना, आधा पीस रह गया ना, इसके कंपेयर में देखो ना, इतना आधा ही रह गया ना, मतलब λ/2 हो गया। तो L/4 प्लग करेंगे तो लैम्डा कितना मिलेगा, λ/2 मिलेगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी देख लो कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 1 मान रहे हैं, इसको कितना मान रहे हैं, 1, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो गई, 2f हो जाएगी। कुल मिला के जितने तुम पीछे पार्ट में जाके, डिवाइड पार्ट में जाके प्लग करोगे, तुम्हारा लैम्डा डिवाइड होगा और फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई। लैम्डा अगर आधा हुआ जा रहा है तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है कि सर ये तो एक लैम्डा ही दे दो, ये तो आधा लैम्डा दिख रहा है, कोई बात नहीं, अगर इसको आधा पकड़ रहे हो तो इसका ये आधे से आधा हो जाएगा, फिर
है ना। तुम इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, पहले वाले को मान लो लैम्डा, फ्रिक्वेंसी मान लो एफ, दूसरे वाले को लैम्डा आधा हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी। तीसरा अगर L/6 में किया, X/6 कितना हुआ, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 3 का आधा ये 1.5 पे किया, सेम लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैंने L/6 में किया तो लैम्डा 1 2 3 λ/3 हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। अगर L/6 में करोगे लैम्डा कितना हो जाएगा और फ्रिक्वेंसी 3 गुना बढ़ जाएगी। बस ऐसे देखो, फ्रिक्वेंसी आ गई ना ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी 3 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे 3 दिख रहे हैं, 3 ये 3 दिखे, λ/3 हो गया, फ्रिक्वेंसी 3/। तो इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन तीनों में स्केच, इन तीनों में क्या करो, फ्रिक्वेंसी का रेशियो बताओ, फ्रिक्वेंसी का रेशियो बताओ। तो फ्रिक्वेंसी का रेशियो क्या रहेगा, समझो A/B/C है, तीन मेरे डायग्राम है, तो फ्रिक्वेंसी का रेशियो क्या आएगा बोलो, A/B/C का क्या आएगा 1:2:3 आएगा। लो क्वेश्चन तुम्हारा पूरा। अगर बोलेगा भाई लैम्डा का बताओ, वेवलेंथ का बताओ, तो वेवलेंथ का क्या आएगा, ABC का, ABC में वेवलेंथ क्या आ जाएगा, देखो ये अगर 1 है तो यह 1/2 हुआ, तो ये हुआ 1/3 हो गया। लो क्लियर, इतनी सी बात थी। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ क्या याद रखोगे कि जितना बड़ा लैम्डा उतना ही एम्पलीट्यूड, ठीक है, उतना ही एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इस केस में, देखो ज़्यादा जम लेगा, लेकिन जब तुम इधर से प्लग करोगे तो छोटे छोटे जंपिंग होंगी, फिर और पीछे से प्लग करोगे और छोटी छोटी होगी। तुम इलास्टिक करके देखना, इलास्टिक लेना, खींचना इलास्टिक, बीच से प्लग करना तो ऊपर नीचे ज़्यादा जंप करेगा रबड़ या इलास्टिक, फिर और पीछे से ये करोगे प्लग करोगे तो थोड़ा कम जंपिंग करेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, जिसका मतलब लैम्डा, जिसमें लैम्डा ज़्यादा आ रहा है तुम्हारा, एक्चुअली में जितना लैम्डा ज़्यादा आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो रहा है इस केस में। अब वहाँ पे वो रिलेशन मत लगा देना कि एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी तुम्हारी कम तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, ऐसे मत लगा देना, ठीक है। वैसे केस देखो क्या बन रहा है यहाँ पे केस क्या बन रहा है कि इसका लैम्डा ज़्यादा, इसमें ए का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ साउंड किस में ज़्यादा आएगा, साउंड किस में ज़्यादा आएगा, लाउडनेस किस में ज़्यादा रहेगी। कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं आज हम। साउंड किस में ज़्यादा आएगा, तो साउंड बताओ ABC में किस में साउंड ज़्यादा रहेगा, ए में ज़्यादा साउंड रहेगा, फिर उससे कम B में, उससे कम C में रहेगा साउंड, क्योंकि ए का लैम्डा ज़्यादा है इस केस में। तो बस यही पूछा जाएगा, ज़्यादा रेशियो पूछा जाएगा, या फिर पूछेगा किस में लाउडनेस ज़्यादा है। तो वेवलेंथ का रेशियो से मारना है ना। अगर समझो 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जैसे 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है तो ये 6 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। बस वही रेशियो मारना है, जैसे कि यह 10 सेंटीमीटर। अब बोला B वाले का बताओ, वेवलेंथ बताओ B वाले का, टोटल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू B वाले पूछे 1/2 आ रही ना इसकी, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओरिजिनल में निकालते हो, ओरिजिनल में रेशियो मार लेना, फिर वही आ जाएगी बात। C का पूछा लैम्डा, तो 10 सेंटीमीटर तो है ही, इंटू 1/3 तो 10/3 आ जाएगा। क्लियर, ये तो समझिए ना। तो ये मैंने एक ही पेज में रेजोनेंस भी सिखा दिया और ये वाला भी सिखा दिया, स्ट्रिंग वाला भी सिखा दिया मैंने। अब देखो ये वाला है, विच ऑफ द डायग्राम शो द प्रिंसिपल नोट। तो प्रिंसिपल नोट जब हम L/2 पे करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल नोट, इसमें प्रिंसिपल नोट है, बीचों बीच में क्लिक किया प्लग, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल नोट। विच वाइब्रेशन हैज़ फ्रिक्वेंसी 4 टाइम दैट ऑफ द फर्स्ट, 4 टाइम ये वाला हो रहा है ना, बता दिया मैंने, समझिए, देख के समझिए कि 1 2 3 4 ऊपर जम गिनो, पूरा मत गिनो, सीधा। व्हाट इज द रेशियो, भाई यार कर लोगे यार। फ्रिक्वेंसी 1 and 2 में 1:2 करें, फ्रिक्वेंसी का रेशियो है, लैम्डा का पूछता तो 1:1/2 होता है, इसका 1/2 है फ्रिक्वेंसी का, तो लैम्डा का होता 1:1/2, 1/2 आधा। इज इट क्लियर।